हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों आज हम एल्कीन का हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का एक टॉपिक लाए हैं। इसमें वन शॉट चलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो चुका है। एल्कीन, फिर उसके बाद एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एरोमेटिक आएगा। करीब करीब 5 लेक्चर इसका बनेगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज़ बच्चों, दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले से कहते आया हूँ और आज भी कहूँगा बच्चा, इसमें और अच्छे से तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बच्चों आपको इतना मालूम ही होना चाहिए कि आपके चैनल पे एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं मालूम है उन बच्चों को अब तो ये तो मालूम चल ही गया होगा भाई, हमसे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें हमने हाइड्रोजन करवा दिया है, जस्ट ब्लॉट हो चुका है। आज एल्केन की वीडियो पढ़ जाएगी, फिर एल्काइन करीब करीब 7 मई से पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल्ली टू फुल्ली ख़त्म कर देंगे। अभी मैं 1 घंटे पहले मैंने वो मार्टोनिक रूल पढ़ाया है। जो बच्चों को अभी मार्टोनिक रूल नहीं आता है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं ना। हाँ, पहला लाइन बोला हाइड्रोकार्बन आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी। बोला क्या भैया, हाइड्रोकार्बन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यही बोला है ना। चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी, यहाँ पे ये बात बोला है। फिर अभी पढ़ाएंगे, फिर यही बात बोलेगा, हाइड्रोकार्बन एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब बोले हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हम जितने भी डेली रूटीन, आप तो ये नहीं मालूम हो रहा, जितने भी तुमने रूटीन में वर्क करते रहते हो हाइड्रोकार्बन का जरूर कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हो दिन भर में, कभी ना कभी हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते ही हो सर। जैसे कि आप बताइए, ठीक है बताते हैं। ये बताओ, एलपीजी तुम जानते हो, सुने हो एलपीजी सर? सुना सुना लग रहा है भाई, जिसपे तुम्हारी मदर्स लोड, हमारी माताएं खाना बनाती हैं, वो एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे तुम उसमें उसमें हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है। अब जैसे कि तुम ठंडियों में भैया आग जला के सेकते हो कोयला, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन हुए। चलो ये भी छोड़ो सर, कुछ और बताइए। पेट्रोल भाई उपयोग तो करते हो रे भाई, बाइक है, 4 व्हीलर है, जैसे भी है तो वहाँ पेट्रोल के रूप में उपयोग होता है। चलो ठीक है भाई, और कुछ बताए। पॉलीथीन, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, अभी आज ही एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, तीसरी बात ये सुनो, हाइड्रोकार्बन एक खुद से डिराइव हो रहा है कि भैया ये जो कंपाउंड हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है कार्बन, और ये दोनों एक सोर्स ऑफ एनर्जी में उपयोग होते हैं, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो थोड़ी स्पीड लेते हैं बोल, लेकिन आपको हर एक शब्द समझ में आएगा। दी टर्म ऑफ दी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन एक टर्म है जो कि ये खुद अपने तो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं हाइड्रोजन और कार्बन से बना हूँ। तो बोला दी टर्म हाइड्रोकार्बन इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। ये एक खुद तो एक्सप्लेन कर रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन, जिसका मतलब होता है कि वाह हाइड्रोकार्बन 2 चीजों से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, कौन सा भैया, क्या, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद देखते हैं। हाइड्रोकार्बन प्ले अ की रोल इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ये हमारे डेली लाइफ में
बहुत अहम रोल अपनाता है। अहम रोल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल हम लोग के लाइफ में, डेली लाइफ में उपयोग करते हैं हाइड्रोकार्बन का। यू मस्ट बी फैमिलियर, तुम तो इतना पारिवारिक तो हो जे ही, परिवार में रहते हो, इतना तो जरूर मालूम होगा कि भैया एलपीजी क्या होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो चीज ये कैसे बनता है भैया अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है भैया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और ये दोनों एलपीजी और सीएनजी किस रूप में यूज किया जाता है? एज अ फ्यूल, फ्यूल के रूप में किया जाता है उपयोग। एलपीजी इज दी एब्रेसिएटेड फ्रॉम अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बोला है कि अगर एलपीजी का फॉर्म बात कर दिया जाए या बड़े वाले बात कर दिया जाए, उसे खोल दिया जाए एलपीजी का, तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर वहीं हम सीएनजी की बात कर दिया जाए तो क्या फार्मूला हो जाएगा, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अनदर टर्म ऑफ दी एलएनजी। एलएनजी क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा भैया? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या अब कोई डाउट है? भाई ये तीनों नाम बढ़िया रटे रहो, क्योंकि बाई द वे पूछ लिया जाए, अभी तो ये उतना नहीं, इतना तो सब तो तुमने 7th में ही पढ़ रखा हो रहा है। एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, एलएनजी क्या होता है। एलएनजी नया हो रहा है, एक टर्म हो रहा है, ठीक है। इट इज आल्सो इन न्यू दिस डे, और ये सारे अगर मॉडर्न डे की बात कर दिया जाए, मॉडर्न इंडिया की बात कर दिया जाए, मॉडर्न भारत की बात कर दिया जाए, मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर दिया जाए, तो ये हाइड्रोकार्बन का उपयोग हो रहा है एज अ फ्यूल, एज अ एनीथिंग दैट वी यूज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दिस इज आल्सो अ फ्यूल। भाई तुमने तो वो पहले ही बता दिया भाई, इट इज अ हाइड्रोकार्बन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी हमें किस रूप में मिलेगा? फ्यूल तो जब हम जलाएंगे तब हमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा। ऑब्टेन फ्रॉम द लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। क्या तुम्हें लगता है कि जो हमारा सीएनजी होता है ये कहीं कहीं भैया ऐसे मिलता है? दुकानों पे जाते सीएनजी खरीद लेते हो, मिल गया भाई सीएनजी, भर दी, फिर उसके बाद अपनी गाड़ियां चलाने लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है सीएनजी डायरेक्ट बन जाता है? क्या तुम्हें लगता है एलपीजी डायरेक्ट बन जाता है? नहीं, इसमें तो प्रोसेस होता है। अब जैसे कि अभी तुम पढ़ोगे, जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, जो केरोसिन होता है, ये हमें किससे मिलेगा भैया? इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। क्या भैया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब वहीं पे अगर हम बात कर दिया जाए टोल की बात कर दिया जाए, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है। कौन सा भैया? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अभी नहीं समझ में आया, अभी तुम आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में देखोगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भैया, अब उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोलो, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। मतलब बोल रहे हैं कि ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ तुमसे असर्शन रीजन में पूछा जाएगा कि भैया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर अर्थ थ्रस्ट। और ये कहाँ से मिलता है? पहले मतलब हमारे अर्थ थ्रस्ट में मिलता है, इसे हम निकालते हैं, फिर निकालने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, तब हमारे जाते पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब उसके बाद टोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ टोल तो पहले निकालते हैं, फिर एक डिस्टिलेशन करवाते हैं, और वो कैसा डिस्टिलेशन होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं, तब हमें टोल गैस जाके मिलता है, ठीक है। ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट बात होती है ना। अब नेचुरल गैस, तुम्हें लगता है जो नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस जो होता है ये हमें डायरेक्ट मिल जाता है? ना भैया ना, नेचुरल गैस मतलब हमारे लिक्विफाइड नेचुरल गैस जितने भी होते हैं ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं? इनमें भी कई प्रोसेस होती हैं। पहले बोल रहे हैं फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल वेल। मतलब तुमने ये सुना होगा कहीं कुएं की खदान में तेल निकलने वाली बात तुमने सुनी होगी, वहाँ से डायरेक्ट नहीं होता। तो वहाँ पे जब हमारे ऑयल पाए जाते हैं तो उसमें भी कई प्रोसेस करवाते हैं, प्योरिफिकेशन, फिर हमारा फिल्ट्रेशन, तब जाके हमारा नेचुरल गैस मिलता
है। और ये हमें ऑयल तो पहले कुएं की खदान में जाएंगे, वहां पे देखेंगे, फिर उसके बाद डिलेन हो जाता है, प्रोसेस हो जाता, फिर जाते हमें नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड होता है। द गैस आफ्टर कंप्रेशन नोन एज दी। और इस गैस तो भैया हमने क्या बोला, कई प्रोसेस करना पड़ेगा। अब पहले फिल्ट्रेशन करवाया जाए, फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है कंप्रेशन करवाया जाता है। नेचुरल गैस तो कंप्रेशन करवाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया भैया जो हमारा कंप्रेशन नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी इज यूज्ड एट दी। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, पूछा जा सकता है भैया, एलपीजी इज यूज्ड एट दी डोमेस्टिक फ्यूल विद द लीस्ट पॉल्यूशन। भैया एलपीजी तुम्हारे यहाँ खाना बनता है, तुम्हें इतना मालूम होता है कि एलपीजी और जो तुम पहले जमाने के लोग रहते थे, जैसे कि आग जलाते खाना बनाते थे, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा था। लेकिन जो एलपीजी के रूप में सिलेंडर उपयोग करते हैं, हाँ ये मैं बोलता हूँ डेंजरस बहुत है, लेकिन बहुत सही तरीके, क्योंकि अब वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आ चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है, तो अब उसे हम बहुत प्यार से चला सकते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो एलपीजी एक घरेलू फ्यूल है जो कि हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं और लीस्ट पॉल्यूशन होता है। लेकिन वहीं पे अगर पुराने ज़माने की बात कर दिया जाए तो केरोसिन, केरोसिन ऑयल बच्चा समझते हो, मिट्टी का तेल जो जलाया जाता है, तुम सुने ही होगे, इज आल्सो यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ये गाँव में पहले ज़माने में इसी का उपयोग होता था, बट इट कॉज सम पॉल्यूशन, ये तो ज़्यादा ही पॉल्यूशन करता था। ऑटोमोबाइल नीड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल कॉस्ट लेस पॉल्यूशन। भैया ये सारी चीज़ जैसे कि हमारे सीएनजी हो जाए, एलपीजी हो जाए, और हमारे जितने भी ये सारे, ये कम पॉल्यूशन करने वाले होते हैं, ठीक है, कम पॉल्यूशन करने वाले फ्यूल होते हैं, ठीक है। अब उसमें बोला ऑल दी फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ दी हाइड्रोकार्बन। और इतनी जितना फ्यूल तुमने पढ़ा अभी तक, ये किससे बने होते हैं, कौन से मिक्सचर से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से। व्हिच आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। और यही बात स्टार्टिंग में बात बोली थी, और ये बात फिर यहीं पे लेते हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। हाइड्रोकार्बन आर आल्सो यूज्ड एट दी मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेक्शन रीजन में पूछे जाती। हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एट दी मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीसाइस्टीरीन, ये सारी चीज़ों में हमें यूज करती हैं। हाइयर, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोअर हाइड्रोकार्बन की नहीं बात कर रहा, हाइयर हाइड्रोकार्बन, हाइयर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, जो जिसमें यूज होते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट। भैया लोअर हाइड्रोकार्बन नहीं उपयोग होते हैं फॉर दी सॉल्वेंट फॉर पेंट। पेंट में कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज होता है, हाइयर हाइड्रोकार्बन उपयोग होता है एज अ सॉल्वेंट के रूप में, कहाँ पे, पेंट में, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड एट दी स्टार्टिंग मटेरियल। और ये पहली बात, ये देखो, ये सबसे पहले देखा गया था, इसलिए हम बोलते हैं दे आर यूज्ड एट दी स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर, और किससे बनाने के लिए, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द डाइज एंड ड्रेसेस। डाइज मतलब मरने वाला, और डाइज नहीं भैया, डाइज जो बाल पेंट करते हैं, जो सब लोग बाल पेंट करने का मतलब समझ रहे हो भाई, जो निशा मेहंदी और डाई पता क्या क्या है भाई लगाते रहते हैं, नूपुर पता क्या क्या डेट, इनफैक्ट वो लोग जानते होंगे जो लोग लगाते होंगे, ठीक है। और तो दवाओं के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 10 यू कैन विल अंडरस्टैंड। अब आपने ये समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की बात कर दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन आर आल्सो डिफरेंट टाइप। ये कितने टाइप में हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में बात कर दी जाए तो ये तीन प्रकार में हुआ है। एक सेचुरेटेड होता है, दूसरा मेरा अनसेचुरेटेड होता है, तीसरा मेरा एरोमेटिक होता है। क्या भैया, पहला सेचुरेटेड, दूसरा मेरा अनसेचुरेटेड, तीसरा मेरा एरोमेटिक। चलो भैया बात है, दूसरा मेरा क्या होता है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में दो हमारे टर्म आ जाएंगे, एक हमारा एल्कीन हो जाएगा, दूसरा मेरा एल्काइन हो जाएगा। रुक जाओ, पहला मेरा कौन सा हो जाएगा, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। ये हमारे कौन से आ रहे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक में क्या आ रहे भैया बताया जाए, एरोमेटिक में हमारा कौन सा आ जाएगा, बेंजीन, ठीक है।
तो बेंजीन हमारे एरोमेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, तंटीन कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो यहाँ पे कार्बन बनाओ, यहाँ पे कार्बन बनाओ, ठीक है। 1 2 3, इतना तो समझ, 1 2 3, ये तीनों जगह हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, तुम्हें ये अदद दिख रहा होगा, तो तुम्हें इतना मालूम पड़ गया होगा। इसमें अगर ये बात कर दी जाए तो ये मेरा सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड क्या दर्शाता है भैया, ये सैचुरेटेड बॉन्ड है। मतलब बात कर दी जाए तो ये कैसे बॉन्ड है भैया, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड है। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसकी बॉन्ड बात कर रहा, और यहाँ पे अगर बात है तो ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बताता है, बोला है कंटेन कार्बन कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन कंटेन करता है, और कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, बाय अ सिंगल बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। इफ डिफरेंट कार्बन एटम आर जॉइंट अनदर टू फॉर्म ओपन चेन, अगर ये डिफरेंट कार्बन जुड़ जाए तो कौन सा चैन बना लेगा भैया, ये हमारा बना लेगा एक ओपन चेन, ओपन चेन ऑफ द कार्बन एटम विद अ सिंगल बॉन्ड, और चौथे बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, दे आर दी टर्म एट दी एल्केन, और इन्हें तो क्या दिया गया नाम, एल्केन। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन यूनिट 12, अभी यूनिट 12 में तुम्हें पढ़ो जाते ना। ऑफ द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ की बात कर रहा है, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन अनसैचुरेटेड की बात कर रहा है। इफ कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज चेन ऑन अ रिंग, दे आर नोन एज द साइक्लोएल्केन। अब बोला क्या, बोला अदर रिन में, अभी तो ऊपर वाली चीज की बात किया जाए भाई, ओपन चेन की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ओपन चेन की बात कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, क्लोज चेन की बात कर रहा है। अगर ओपन चेन रहा तो हम सीधे बोल सकते हैं भैया ये ओपन है, मतलब एल्केन है। लेकिन जब हमारा रिंग में आ जाएगा, रिंग में आने का मतलब भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ी समझना पड़ेगा। चलो ठीक है। ऐसे ऐसे तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा बेंजीन बन जाए, और बेंजीन ऐसे नहीं, मैं एक जेनमिन बता रहा हूँ, तो ये क्लोज्ड हो जाए, और क्लोज्ड में ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केन, ठीक है। अब उसके बाद बोला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कैसे भैया, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब तुम समझे, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड भैया, कैसा कैसा बॉन्ड, या तो हमारा डबल बॉन्ड, और या तो भैया ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बोले डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड लिखे हैं, बोथ दोनों भी हो सकता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड, ये एक स्पेशल टाइप कंपाउंड होते हैं जो कि साइक्लिक होता है, ठीक है। इट यू कैन कंटेस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द मॉडल ऑफ सच मॉलिक्यूल्स ऑफ द बोथ टाइप, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इतना तो आप बनाए ही होंगे पहले से ही कि भैया ओपन टाइप और क्लोज टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इतना आपने पढ़ा होता 10th में 11th में 12th में, अब तो जा रहे हो, अब तो और बढ़िया पढ़ोगे, लेकिन तुमने 10th में इतना पढ़ा है भाई जैसा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे थोड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुमसे बोलेगा, कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखो, दी कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है,
हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। अब 8 मॉडल बना लो भैया। अब बहुत लोगों के पास है, वो चीज़ तुम बना सकते हो और खुद से भी बना सकते हो। टूथपिक फ्रॉम बॉन्ड, भाई टूथपिक से बॉन्ड बना लो अपना, ये सारी चीज़ हो सकता है, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब एल्कीन की बात कर रहे हैं, अब एल्कीन की बात करने जा रहे हैं भाई। थोड़ी भाई एकदम पढ़ लो एकदम ध्यान से ना। एज ऑलरेडी मेंशन एल्केन आर दी सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इतना तो तुमने ऊपर पढ़ा, इतना तो मालूम पड़ गया। तो जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है। कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और क्या कंटेन करता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मीथेन, जैसे कि मीथेन। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मीथेन इज द, भैया इंपॉर्टेंट बात यही है, इंपॉर्टेंट बात यही है। मीथेन इज द फर्स्ट, पहली बात देखो, एज ऑलरेडी मेंशन एल्कीन आर सिचुएटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखो मीथेन जो होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, मीथेन, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। पहली चीज, एल्कीन का सबसे फर्स्ट फैमिली मेंबर कौन सा होता है? सर मीथेन। लेकिन मीथेन भी नहीं होता जहाँ तक CH3 प्लस होता है, CH3 प्लस हो रहा है। आज चैप्टर में तुम्हें दिखेगा, बस यहाँ पे लिख दिया जाए मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। लेकिन तुम्हें अगर तुम्हें मिले जाता है यहीं पे तो मीथेन ही लगाना, ठीक है। अब मीथेन इज अ गैस फाउंड इन अ टूल्स माइन एंड मैसिव प्लेस। और मीथेन कहाँ पे मिला था? हमारे टूल मतलब जहाँ पे हमारे टूल की कतारें होंगी वहाँ पे मिलेंगी। और मार्सी प्लेस मतलब समझो, कहीं मान लो तुमने सड़क पे गया है, सड़क पे कभी बारिश हुई, बारिश हो जाने पर सूखने के बाद कभी कभी तुमने देखा कि बहुत अजीब सा बदबू आता है। तो अजीब सा बदबू, तो वहाँ पे मार्सी प्लेस उसी तो बोलते हैं। और मार्सी प्लेस पे भी वहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है। यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम बाय ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होता है? CH4 में जब तुम एक हाइड्रोजन तो रिमूव करते, तुम कोई और एटम जोड़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बाई कार्बन, भाई कहाँ से रिमूव कर रहे? हाइड्रोजन कार्बन पे ही तो है, कार्बन से रिमूव कर सकते हो। एंड ज्वाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। अब तुम्हें अगर हाइड्रोजन की जरूरत है तो हाइड्रोजन जोड़ोगे, अगर तुम्हें कोई और एटम की जरूरत है तो कोई और एटम जोड़ सकते हो। टू सेफ्टी दी टेट्रावैलेंट। लेकिन इतना तुम ध्यान में रखना है कि भैया कार्बन के पास टेट्रावैलेंट ही है, उससे ज्यादा मत भेज देना। व्हाट डू यू गेट? तुम्हें क्या मिला भैया? मीथेन की इथेन, मीथेन मिल जाएगा भैया। जस्ट यू गेट C2H6 मतलब इथेन दी हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 नोन एज दी इथेन। और इसका नाम क्या हो जाए भैया? इथेन। दस यू कैन कंसिडर C2H6 आर ड्राइव फ्रॉम दी CH4। और C2H6 कहाँ? पहले CH4 बना हो रहा, फिर वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ हो रहा, फिर CH4 जा C2H6 बन गया, ठीक है। रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मिथिल, मेथाइल बोलते हैं लेकिन इसे मेथाइल बोलते हैं। मेथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस करते हमारा क्या बना दिया गया? C2H6। और C2H6 मतलब इथेन कहाँ से ड्राइव हुआ है? मीथेन से, ठीक है। जो ऑन कॉन्ट्रेक्शन एल्केन बाय डूइंग दिस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय दी CH3 ग्रुप। अब बोले हैं मीथेन ग्रुप से, अगर मेथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन तो रिप्लेस करते नए नए कंपाउंड या नए नए एल्केन बना सकते हो, ठीक है। दी नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल बी C3H8। अब देखो यहाँ पे पहले क्या बनाए? मीथेन, फिर इथेन, अब क्या बना दिए? प्रोपेन, अब क्या बना दिए? ब्यूटेन। ये देखो ब्यूटेन का फिगर है और ये मेरा प्रोपेन का हो जाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये एक पूरा हमारा क्या हो जाए भैया? ये एक पूरा हमारा एक कार्बन का पूरा मीथेन बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथाइल ग्रुप और जोड़ दिया जाए, एक मेथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, मतलब अगर बात कर दी जाए, देखो 1 मिनट। अब हमने क्या किया? अब हमने किया क्या? यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर दिया रिमूव। क्या कर दिया भैया? हाइड्रोजन कर दिया रिमूव। ये बन गया भैया मेथाइल। अब ये क्या बन गया? मेथाइल। क्या बन गया भैया? बताओ यार, कोई दिक्कत? अब बन गया ये मेथाइल हमारा। अब मेथाइल में हमने क्या जोड़वा दिया? फिर हमारा CH3। तो एक हाइड्रोजन तो रिमूव करके हमारा क्या बन गया भैया? ये देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे आ गया और CH3 यहाँ पे आ गया।
तो टोटल हमारा यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया और जिसका नाम होता है भैया C2H6। देख लिया जाए भाई, ये ऐसे ही बना है सर, हाँ ऐसे ही बना है। तो रिप्लेस एनी हाइड्रोजन तो मैंने रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, इथेन। तो हम बोल सकते हैं जो इथेन बना है ये हमारा किसके थ्रू बना है, ये किसका डिराइव्ड होता है, इथेन इज डिराइव फ्रॉम मीथेन। इथेन कहाँ से मिला है हमें, मीथेन से ही मिला है। ठीक है, कोई बात, कोई शर्त, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दी हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। बोला है जो हाइड्रोकार्बन होता है वो इन नॉर्मल कंडीशन में ये इनर्ट होते हैं, लेकिन एल्केन की बात कर दिया जाए तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट। एल्केन की बात में तुमने इतना जानते ही होते कि जो हमारे एल्केन के हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कभी इनर्ट गैस से कभी रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड से नहीं रिएक्ट करते, बेस से रिएक्ट नहीं करते और कुछ हमारे रिएजेंट से भी नहीं रिएक्ट करते हैं। हैंस दे आर अर्लियर ओन द पैराफिन्स मतलब क्या होता है, पैरा मतलब एल और फिन्स मतलब इन, मतलब भैया बोल रहे हैं यहाँ पे पैराफिन मतलब सिंगल बॉन्ड रखने वाले तो ही बोलते हैं पैराफिन मतलब ईथ हमारा सिंगल बॉन्ड। अब लैटिन भाषा में पैरा तो बोलते हैं पैरम, क्या बोलते हैं भैया पैरम, और एफिनिटी तो मतलब एफिनिटी। ठीक है, ये लैटिन भाषा है। ठीक है, और पैरा मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, और फिन का मतलब क्या हो जाएगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाला एल्केन, उसी तो बोलते हैं पैराफिन। भैया इंपॉर्टेंट बात है, एल्केन तो हम क्या बुलाते हैं और क्या बोल सकते हैं भैया, पैराफिन्स हम एल्केन तो बुलाएंगे नहीं, तो पैराफिन्स ओलियोफिन्स अभी एल्केन में पढ़ोगे तो ओलियोफिन्स आएगा, इसलिए पैराफिन कैसे बुलाते हैं, एल्केन तो क्या बुलाते भैया, एल्केन तो। अब उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं general formula for the alkane family of the homologous series. If we examine the formula of the different alkane CnH2n, बस इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि भैया एल्केन का फार्मूला जनरल क्या होता है, CnH2n। इफ रिप्रेजेंट टू एनी पार्टिकुलर होमोलॉगस व्हेन n इज द गिवन अप्रोसिएटेड वैल्यू। अब n की जगह तुम जितने वैल्यू, जितने कार्बन, n रद्द हो जाए 1 तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, CH4। अगर वहीं पे 2 रद्द हो जाए तो C2H6, और 3 रद्द हो जाए C3H8, 4 रद्द हो जाए C4H10। तो ये हमारे आते रहेंगे, एल्केन बनते रहेंगे। तो यन तुम्हारे ऊपर है क्या तुम रख रहे हो। कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन अकॉर्डिंग टू वेस्पियाल थ्योरी। वेस्पियाल का पूरा नाम भैया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। क्या होता है भैया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये हमने कहाँ पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ बनाया भैया, केमिकल बॉन्डिंग। तो मीथेन का स्ट्रक्चर तुमने बनाया और वहां पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है, और इन विच कार्बन एटम लाई एट द सेंटर। और कार्बन एटम कहाँ लाई कर दिया भैया, सेंटर पे, और 4 हाइड्रोजन उसके किनारों से जुड़ा हुआ है। अब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इतना बॉन्ड एंगल SCH मतलब SCH की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे HCH की बात बता रहा है, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, होता है। तो क्या भैया ये ऐसे ही फिगर है कि कार्बन यहाँ लगा है, कार्बन के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, हाइड्रोजन। ईट यहाँ लगा है, ईट यहाँ लगा है, ईट यहाँ लगा है, और ईट यहाँ लगा है, और इससे हमारा बॉन्ड बन जाए ये और ये और ये। तो क्या मेरा तो इसी प्रकार से फिगर बना है, हाँ सर इसी प्रकार पे। और ये हमारा क्या बन गया भैया, टेट्राहेड्रल। क्या बन गया भैया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इन एल्केन टेट्राहेड्रन आर जॉइंट टुगेदर बाय द CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। भैया CC बॉन्ड और CH बॉन्ड से ही हमारा एल्केन टेट्राहेड्रल बना है। ठीक है, और CC का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 154, और 112 पिकोमीटर 100 CH बॉन्ड का होता है। ठीक है, CH बॉन्ड का। ठीक है,
हैव ऑलरेडी रीड दी सी सी, सी मतलब सी सी और सी एच में कौन सा बॉन्ड आया भैया, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड मिला बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ दी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भैया, एस पी थ्री भैया क्या हो जाएगा, एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब आगे बात कर दी जाए, वन सेकेंड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ट्रुथ नहीं है, बस तुम यहाँ पढ़ो। You have already read about the nomenclature of different classes of organic compound in unit 12. Nomenclature or isomerism in alkane can further be understood with help of the few more example, ठीक है। अब ये सारी चीज़ है, बस इतना तुम जानो। क्या एन ब्यूटेन ऐसे ही बनता था, हाँ। अब आइसोमर बनाने के लिए आइसोमेरिज्म तो मैं एक अलग से क्लास लूँगा, इसमें सारी चीज़ मैंने उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो तुम्हें आइसोमेरिज्म के लिए तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी चाहिए, बस ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो भैया, जो हमारा एन ब्यूटेन, एन का मतलब नॉर्मल होता, ब्यूटेन, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा भाई। इतना तुम्हें क्या क्या बना सकते हो, इतना आइसोमर बना सकते हो तो बनाओ, ब्रांच करो, बस आइसोमर इतने ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। देखो अब क्या किया जाए भैया, इसका दूसरा आइसोमर बनाया, मतलब यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे एक जो पूरा ग्रुप था वो हटा के बीच में ला दिया गया, तो हमारा आइसोमर क्या बन गया, 2 मेथिल प्रोपेन। और जो चीज एक्स्ट्रा बना था पहले हमने देखा नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल से अब क्या बन गया, आइसो ब्यूटेन। जब आइसो ब्यूटेन बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 261, ठीक है। तो इन हाउ मेनी यू कैन जॉइन 5 कार्बन एटम, अब तुम बोल रहे हैं कि 5 कार्बन एटम में तुम कहाँ से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब ये तुम करना यार, एक तो एनसीईआरटी दी हुई है ना, और अगर नहीं करोगे तो मैं एक अलग से क्लास लूँगा, इसमें सारी चीज़ करवाऊँगा, ठीक है। अब बोला इन हाउ मेनी वे, तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं 5 कार्बन तो जोड़ने के लिए, भैया क्या करोगे, पहले तुम एक काम करोगे, पहले यहाँ से ये हटाओगे, ये हटाने के बाद ये कहाँ जोड़ दोगे भैया, यहाँ पे मान लो इस वाले कार्बन पे जोड़ दोगे, इस वाले कार्बन पे जोड़ दोगे, तो ये मेरा एक बन जाएगा। फिर उसके बाद तुम इस वाले कार्बन पे जोड़ोगे, इस वाले कार्बन पे जोड़ोगे, बताओ, तुम बताओ, दे दो। फिर उसके बाद उस वाले कार्बन पे नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि भैया अच्छा ये बताया जाए, अगर ये बताया जाए तुम इसी वाले कार्बन पे जोड़ जाए तो इसका मतलब तुम देखो, एक मिनट देखो, अगर इसी वाले कार्बन पे जोड़े और इस वाले कार्बन पे हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो भैया चाहे तुम यहाँ से जोड़ो, अगर बात कर दी जाए यहाँ से जोड़ो, बात कर दो, देखो ये हमारे 4th 5th वाले पे जुड़ रहा है, अब इधर से करो, 1 2 3, तो मतलब कितने, मतलब सिमेट्रिकल में ही जोड़ोगे तब नहीं मानेगा, मतलब वो एक ही स्ट्रक्चर बनने चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर भैया कितना बन जाएगा भैया, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर ये है 5 कार्बन का, फिर दूसरा यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दिए हैं, फिर तीसरा एक यहाँ पे, देखो समझ में आया, तो कुल मिलाते 3 स्ट्रक्चर बना है। तो ये सारी चीज़ वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। दे आर नोन एज द स्ट्रक्चर आइसोमर, भाई स्ट्रक्चर में चेंज आया इसलिए स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं, और तभी चैन में भी चेंज आया तो चैन आइसोमर बोलेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। Based upon the number of the carbon atom attached to a carbon atom, the carbon atom are term of the primary, secondary and tertiary or quaternary. The carbon atom attached to no other carbon atom in methane or to only one carbon atom तो इथेन, मतलब बोले अगर कोई कार्बन एटम किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है तो मतलब मीथेन ही होगा,
अगर जुड़ा है तो वो क्या हो रहा है भैया, पहले क्या बनेगा, इथेन, दैट इज नोन एज द प्राइमरी कार्बन एटम। और टर्मिनल कार्बन एटम मतलब लास्ट वाला जो कार्बन एटम, मतलब जो कार्बन का लास्ट वाली गिनती रहेगा उसे बोलते हैं टर्मिनल कार्बन एटम आर आल्सो प्राइमरी। मतलब अगर बात कर दिया जाए पहला और आखिरी कार्बन एटम जो होता है वो प्राइमरी होता है। कार्बन एटम अटैच टू कार्बन, अगर वही कार्बन एटम दो कार्बन से जुड़े जाए तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और टर्जरी तो क्या बोलेंगे, तीन कार्बन एटम से जुड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, टर्जरी। और अगर वो सीधा रहे मतलब किसी से ना जुड़े तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और नियो क्या हो जाएगा, अगर चार मतलब चार कार्बन से जुड़ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, नियो या क्वाटरनरी कार्बन हो जाए। ठीक है, तो भैया इतना तुम ये देख लो। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, IUPAC में तुम कर लेना। ठीक है, मैं करवाऊंगा, तुम इतना मत टेंशन लो। लेकिन एक बात तुम कोशिश करना अगले बार में नहीं आएगा। तो मैं ये पूरा सोचा हूँ एक बार में ही जितने भी ये ऐसा जितने भी ये क्वेश्चन रहेगा मैं एक किनारे सॉल्ट आउट करके करवा दूंगा। ठीक है, बोर्ड पे करवाऊंगा। मैं इसलिए ये सारी चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, देखो मेरा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, NCERT पढ़ाना और रिएक्शन तो आप तो एकदम बढ़िया तैयार करवाना। लेकिन उसके बाद तुम्हें और अच्छे समझ में आए तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें और अच्छी चीज़ें आए जब तुम्हें कहाँ से तुमने क्या किया, यहाँ पे मैं उतना अच्छा कहाँ बता पाऊंगा। इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, तो चीज़ें फिर मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, वहाँ पे जब पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे सारी डिटेल और अच्छे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इसी वजह से नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं ना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द IUPAC to did first of all the longest chain of the carbon atom, the longest chain of the carbon atom corresponding to the parent alkene is written by, then the after numbering it substituents are attached all the correct carbon atom, and finally valence of each carbon atom is certified by the putting the correct number of the hydrogen atom। ठीक है, अब उसके बाद 3 एटाइल 2,2-डाई-मेथाइल पेंटेन इन द फॉलोइंग सिस्टम। अब देखो ये कैसे बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 बनाए कार्बन, फिर यहाँ पे 5 बनाए तो 2 2। अब देखो 2,2-डाई-मेथाइल पेंटेन बना रहे हैं। तो भैया कुल मिला के 5 स्टेप किए तो तब जाते ये मिला। अब प्रिपरेशन हमें पढ़ना है बस। अब हम प्रिपरेशन पे आते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट बात यह है भैया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑब्टेन्ड, या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ द एल्केन। इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा भैया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कौन सा सोर्स होता है, एल्केन का सोर्स होता है। हाउएवर एल्केन कैन बी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड। अब पहले अनसैचुरेटेड, अब देखो मैं तुम्हें एक यहाँ ले चलता हूँ। चलो देखो, एल्केन बनाने का पहला तरीका है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखो पहली चीज़ ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो भैया है कि नहीं भैया, है सर, है कि नहीं, है। ठीक है, अब यहाँ पे तो तुम्हें दिख दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इतना है। अब हाइड्रोजन जोड़ने के लिए तो हम इसे क्या इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, हाँ सर इस प्रकार में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो और हमें कौन कौन सा कैटालिस्ट लेने, प्लेडियम, प्लेटिनम और निकल। क्या भैया, प्लेडियम, प्लेटिनम और निकल। ठीक है, अब ये 3 कैटालिस्ट होता है जो कि अब ये दोनों अगर प्लेटिनम और प्लेटिनम जो होता है ये हम रूम टेम्परेचर पे भी हमारा ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन निकल के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है, 300 डिग्री सेल्सियस देना होता है। सर इंडस्ट्रियल मेथड में कौन से कैटालिस्ट का उपयोग होता है, तो ये इंडस्ट्रियल मेथड में भी उपयोग होता है। इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट कौन सा होता है, निकल। भैया कौन सा होता है इंडस्ट्रियल मेथड, निकल ही हम उपयोग करते हैं। क्योंकि क्यों सर प्लेटिनम और प्लेटिनियम का नहीं उपयोग करते, क्यों, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, निकल का बहुत कम कॉस्ट होता है और बहुत अच्छा होता है, टेम्परेचर भी मिल जाता, और ये दोनों जो होता है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन भैया यहाँ पे गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ला, बॉन्ड टूटा। तो बॉन्ड टूटने के बाद भैया यहाँ पे क्या बन गया भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम क्या नाम बोलते हैं, इथेन। और ये मेनली हमें क्या बना, एल्केन, मतलब एल्केन से हमें क्या बन गया, एल्केन। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अनसेचुरेटेड तो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आते हैं ना, तो डबल बॉन्ड तुमने बना ली, अब ट्रिपल बॉन्ड से बनाओ। तो ट्रिपल बॉन्ड में ये एल्काइन हो जाए, क्या बन जाए भैया, एल्काइन हो जाए। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देंगे। ये तुम्हें तो ही ऑर्गेनिक में नहीं बताया जाता कि तुम्हें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा या H2 लेना पड़ेगा। ये तुम्हें खुद से समझना होगा कि जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स लगाते हमें ये एल्केन में ही बदलेगा। तो एल्केन में बदलने का मतलब 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल, अगर बात कर दी जाए, हट भाई हट हट हट, हटो 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 हटो, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल की बात कर दी जाए तो पहले ये हटा दो, पहले ये हटा दिया जाए, पहले हटा दिया जाए। तो क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पे पहले रुक जाओ। ठीक है। तो क्या ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हटा दिया जाए तो पहले एक हाइड्रोजन यहाँ पे जा, तो एक हाइड्रोजन पहले यहाँ पे जा, फिर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जा, तो एक मॉलिक्यूल जा। अब दूसरा मॉलिक्यूल फिर जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल से इतना जा। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो, जब एक मॉलिक्यूल टूट गया तो एक बॉन्ड टूट गया, अब एक बॉन्ड टूट गया। लेकिन हमारा ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड और बचा है, तो अब दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। और दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तब हमारा क्या बनेगा, ईथेन। तब हमारा क्या बनेगा, ईथेन। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है भैया, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है। अब एल्काइन 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 पढ़ना है, ठीक है। बाय द एल्किल हैलाइड, सॉरी, बाय द एल्किल हैलाइड। दैट इज नॉट बेटर, अच्छा नहीं हुआ। चलो ठीक है। आर्यत तो हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, लेकिन कैटालिस्ट क्या लेंगे भैया, Zn डाइल्यूट या Cl, Zn डाइल्यूट या NaOH, और ZnCO एथिल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथनॉल। तुम बोलते हो, जो तुम्हें बहुत पसंद है भाई, एथनॉल। ठीक है। तो Zn डाइल्यूट या Cl, Zn डाइल्यूट या NaOH, और Zn प्रॉपर अल्कोहल एथनॉल ले सकते हो। ठीक है। अब एल्किल हैलाइड जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, देखो 2H जाएगा, तो यहाँ पे 8H तो ले लेगा भाई 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 भाई, तुम्हें नहीं समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन ऐसे टूटेगा, अरे नहीं समझ में आया। जो जाओ, 1 मिनट 1 मिनट, मुझे समझाने के लिए थोड़ा जरा चाहिए ना, इस वजह से। ठीक है। अब दे जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, 8 हाइड्रोजन ऐसे टूटा, 8 हाइड्रोजन ऐसे टूटा। अब ये वाला हाइड्रोजन भैया, ये वाला हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन जाके इससे लग गया, RH। ठीक है। अभी भाई एक काम करो, पहले 8 यहाँ पे जब जाते 8 हाइड्रोजन इससे कंबाइन हुआ यथ से, तो भैया क्या बना लिया, यच यथ, क्या बना लिया, यच यथ। और 8 हाइड्रोजन जब बना लिया तो भैया क्या निकल गया हमारा, RH, RH बना लिया। तो भैया ये, भैया टाटा बाय बाय हो जाए, तब मतलब हमारा क्या बन गया, ये तो यश गया, तब जब ये बना लिया तो भाई कहाँ पहुंच गया, तब ये यहाँ पे चला जा, तब ये हमारा यहाँ पे चला जा। ठीक है। और अब यहाँ पे हमारा क्या बना दिया भैया, RH, आर के साथ यहाँ पे क्या बना लिया, यच, और जो चीज़ ये बन गया। ठीक है। नहीं समझ में आया अभी भी, ठीक है, अभी बैठे हैं हम इसीलिए। देखो, 8 हाइड्रोजन जहाँ से इससे जोड़ा तो एच बना लिया, और 8 हाइड्रोजन आर से जुड़ गया,
तो आर एच बना दिया। किसके प्रेजेंट में? जेड एन डाइल्यूट या सी एल के प्रेजेंट में जेड एन डाइल्यूट या नो एच जेड एन सी यू सी टू एच फाइव ओ एच। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। अब तीसरा नेमिंग रिएक्शन आता है उल्च रिएक्शन। क्या आता है भैया? उल्च रिएक्शन। क्या आता है भैया? उल्च रिएक्शन। अब ये एल्चिल हाइलाइट, आर एच क्या होता है? एल्चिल हाइलाइट। और ये Na होता है और यथ इसका मेन जो कैटालिस्ट होता है वो सोडियम ड्राई ईथर होता है। क्या होता है भैया? सोडियम ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? ये हमें फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर से बचाने के लिए ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं, सोडियम ड्राई ईथर। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है भैया? इन्हें मतलब दो मॉलिक्यूल देखा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ आर एच तुम्हें खुद समझना है, खुद समझना है। ठीक है, अब सुनो, अगर नहीं समझ में आया देखो, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ आर एच है, तो आर एच दो मॉलिक्यूल तो हम कैसे ले सकते हैं? हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, आर आर एच प्लस, अब ये एन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस एन आर एच। ठीक है, सॉरी सर, आपने सॉरी क्यों बोला? अभी समझ में आएगा। हाँ, आर एफ तो ऐसे ले सकते हैं ना। अब ये क्या करेगा? या प्लस एन तो लेके चला जाएगा, तो ये क्या क्या जोड़ जाएगा भैया? क्या क्या जोड़ जाएगा बताया जाए भाई। ये तो लेते निकल लिया, तो क्या क्या बचा? आर ये बचा, आर ये बचा, और एट आर ये बचा। ठीक है, तो हमारा क्या बना दिया भैया? एल्केन लिख लिया जाए भाई, यही आर और आर बचा कि नहीं? ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बताना भाई, एनी प्रॉब्लम? तो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब चौथा रिएक्शन क्या आता है भाई? कार्बोक्सिलेशन। भैया कार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा यहीं पे तुम लिख लेना कि तभी ये मीथेन नहीं बनाता है। दे डू नॉट गिव मीथेन, ये मीथेन नहीं बनाता है भैया, मीथेन नहीं बनाता है, मीथेन नहीं बनाता। उल्च रिएक्शन मीथेन नहीं बनाता है, मीथेन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता ये भी बात किया जाए, तो ये भैया सेमेट्रिकल बनाता है, सेमेट्रिकल एंड इवन नंबर बनाता है, एंड इवन एल्केन बनाता है, सेमेट्रिकल और इवन एल्केन बनाता है, तभी ऑड एल्केन नहीं बनाता। और कार्बन जब एक रहेगा तो ये ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर तभी ये बनाता ही नहीं है। ठीक है, आप देखो, कार्बोक्सिलेशन के मतलब तुम क्या समझे हो? यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का मतलब समझे। पहले क्या कैटालिस्ट क्या होता है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, या टॉस्टेड सोडा या सोडा लाइम इसे बोलते हैं भैया, टॉस्टेड सोडा और सोडा लाइम बोलते हैं भैया। तो यहाँ पे RCO यानी सोडियम इथनॉक्सेट बोलते हैं, सोडियम इथनॉक्सेट। ठीक है, तो हम इनसे रिएक्शन करवा देते हैं, तो भैया हमारा क्या बन जाता है साहब? यहाँ पे तुम जान जाओ तो देखो, NaOH बनेगा। अगर बात कर दी जाए तो इस रिएक्शन के बारे में और बढ़िया से बताया जाए ना बच्चों, तो बच्चों तो और अच्छे से बताया जाए जिससे कि बच्चों तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वेट करो बच्चों, ठीक है, अब चलो हो जाए इंतजाम। चलो, अब बोला क्या? आर सी, रुक जाओ, RC डबल बॉन्ड ONA, ये है। हम पहले NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, NaOH क्या करेगा, क्या करेगा? NaO की बात कर रहा, अगर बात कर दिया जाए तो ये देखो, पहले ये CO2 लेते, CO, रुक जाओ, COO क्या निकलेगा बताओ? Na2CO3 लेके निकल जाएगा, तो देख लो क्या बन गया भैया? Na2CO3 बन गया, और ये R बचा, ये R बचा और H बना, तो ये एक बॉन्ड बना दिया RH। ठीक है, RH बना दिया, क्या बना दिया? RH।
तो क्या बात तुम्हें इतना समझ में आए कि ये क्या लेते निकल दिया, क्या निकल दिया भैया, CO3 COO और एक तो यहाँ पे है, तो Na2CO3 लेके निकल गया और RH बन गया। तो क्या कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, मैंने ये देखो लिखा भी है, देखो यही चीज मैंने बताया। अब पांचवा आता है टोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या आता है? टोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है भैया? क्या हो सकता है भैया? COOT। भाई इतना तुम नाम बताओ, इतना नाम कमेंट सेक्शन में हमें चाहिए, ठीक है। जब हम वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये टूटेगा H+OH-, इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा। तो यहाँ पे CO2 बना लेगा और एक K+ बनाता है, जब ये जानते हो ना, K+ बना लेता है OH-, तो यहाँ पे KOH चला जाता है एग्जाम, मतलब बात कर दी जाए। देखो देखो, एक तो CO2 निकल जाए, तुम्हें दिख भी रहा होगा CO2 निकल जाए, एक तो K और OH मतलब KOH निकल जाए, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाता है। और दो मॉलिक्यूल्स RR है, मतलब RR की बात कर रहा है, तो R और R बचे, तो ये हमारा एल्केन बना लिया, ठीक है। अब फ्रॉम जिरनार्ड रिएजेंट, जिरनार्ड का फार्मूला क्या होता है? RMgS। तो R+ नीचे दे तो RMgS, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर के फॉर्म में H+OH-, और जब जिरनार्ड तो तोड़ेंगे तो R-MgS+ हो जाएगा, ठीक है। तो Mg तुम इतना जानते हो, पहले से ही पढ़े हो कि जो R माइनस से यहाँ प्लस आता है, तो मतलब RH हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, और MgOH यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कार्बाइड हो जाए, कार्बाइड में क्या हो रहा है? Be2O3 वाटर के साथ रिएक्शन तो है, तो क्या बन जाए? मीथेन, ठीक है। तो ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टी थी, मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया है। सर आपने NCERT की बात की थी, हाँ मैं NCERT ही पढ़ाऊंगा। Dihydrogen at the alkane to a alkyne in the presence of the finally divide the catalyst of the, भैया इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल फ्रॉम एल्केन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन। दी मेटल एब्जॉर्ब डाइहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस। इंपॉर्टेंट बात है, 3 स्टार कर दो, 3 स्टार कर दो, पूछे जाने की संख्या बहुत ज़्यादा है, पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजिनेशन बनता है, फिर से बात कर रहा हूँ, फिर से बात कर रहा हूँ, जो निकल होता है, जो निकल होता है, इससे एब्जॉर्ब डाइहाइड्रोजन गैस अपने मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब दूसरा होता है, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना होता है, एडजॉर्ब सरफेस केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, एडजॉर्ब होता है, वो सरफेस पे ही रहता है, ना कि सोख लेता, सोखता नहीं है। जैसे तभी तभी तुमने देखा होगा रुई हुई में तेल डालो तो वो तुरंत अपने अंदर सोख लेता, भैया ये एडजॉर्ब है, एब्जॉर्ब नहीं है भैया, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अपने सरफेस पे ये मेटल तो एडजॉर्ब कर देता है, कौन? डाइहाइड्रोजन गैस, एंड एक्टिवेट दी हाइड्रोजन, और क्या कर देता है? हाइड्रोजन तो एक्टिवेट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेटिनम कैटालिस्ट ऑफ द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। मैंने क्या बताया था? जो प्लेटिनम होता और प्लेटिनम होता वो रूम टेम्परेचर पे चल जाएगा, बट हाइयर टेम्परेचर एंड प्रेशर किसे रिक्वायर्ड हो जा भैया? निकल तो हाइयर टेम्परेचर और हाइयर प्रेशर की जरूरत होती है। तो क्या मुझे अब रिएक्शन की बताने की जरूरत नहीं? अब बता रहा हूँ, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, हाँ ये मैंने नहीं बताया था, एस्टेप फ्लोराइड क्यों? क्योंकि भैया फ्लोराइड का जो ये रिएक्शन करने का मतलब पावर है, फास्ट होता है, लेकिन और दूसरी चीज क्यों फास्ट होता है? क्योंकि भैया जो फ्लोरीन होता है या फ्लोराइड होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए इससे इससे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और ऑन रिडक्शन विद द जिंक्स डाइल्यूट HCl, मैंने और क्या क्या कैटालिस्ट बताया था? Zn डाइल्यूट HCl, फिर मैंने बोला था भैया क्या क्या भैया? Zn NaOH, और मैंने क्या बोला? ZnCO और एथनॉल मैंने बोला था, और इन सबसे हमें क्या मिल जाता है? एल्कीन, जो CH3Cl और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हमारा मीथेन बन जाए, ठीक है।
अब उसके बाद क्या बोला है, तो ये सारी चीज़ वही है। अब उल्ज रिएक्शन की बात कर दिया जाए तो ये एल्टिल हाइलाइट से हमें क्या बनाना है, एल्टिल हाइलाइट ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम मेटल इन ड्राई एथनॉल, एथरियल बोल सकते हैं, एथरियल मतलब ड्राई ईथर बोलते हैं, ड्राई ईथर बोलते हैं, ठीक है। अब ड्राई क्यों लिया जाए, क्योंकि मॉइस्चर तो फ्री रहने के लिए हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं, और ये हमें लोअर एल्केन नहीं मिलता, हायर एल्केन मिलता है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज द उल्ज रिएक्शन एंड इट इज द यूज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन। मैंने बोला था मीथेन क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो ऑड नंबर पर जाता है, इसलिए ये मीथेन वो ये मीथेन नहीं बनाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये तो रिएक्शन हो गया। बोला है वाई, what will happen if two different alkyl halide are taken। बोला है अगर दो एल्टिल हैलाइड तुम ले लो तो क्या दिक्कत होगा, क्या फॉर्मेशन होगा। सर ये बताइए, एल्टिल हैलाइड जब दो ले लो तो क्या बन जाएगा भाई, ऑड बन जाएगा ना। तो ऑड बन जाने की वजह से भैया एल्टिल हैलाइड हम दो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड क्या होता है, सॉरी कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम साल्ट ऑन द कार्बोक्जिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद द सोडा लाइम, टॉस्टेड सोडा, मैंने बोला था सोडियम साल्ट फॉर द कार्बोक्जिलिक एसिड, और हीट करते हमें क्या, हीट किससे प्रेजेंट में करना है, सोडा लाइम से। और मिक्सचर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्केन, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन। और कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस, मतलब अगर मान लो इथेन बना तो हमारा एक कार्बन कम बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो मीथेन बन गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस प्रोसेस ऑफ द एलिमिनेशन, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक या डी कार्बोक्सिलेशन, देखो यहाँ पे CO2 रिमूव हुआ, देख लो यहाँ पे तुमने CO3 रिमूव हुआ कि नहीं। और जहाँ पे कार्बन कार्बन रिमूव होता है वहाँ पे हम देखो, यहाँ पे तुम कभी भी देख लेना, जहाँ पे डी डी ई ले दिया जाए तो वहाँ तो तुम बोल देना इलिमिनेशन रिएक्शन है। जहाँ तुम्हें डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजनेशन, डी डी शब्द आ जाए तो तुम बोल देना ये एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज द डी कार्बोक्सिलेशन। अब 12 इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये हम जरा देख लेते हैं। इसमें हमने सोडियम पोटेशियम ऑफ द साल्ट ऑफ द कार्बोलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइट ड्रिप एल्केन, बस इतना ही बता दिया। कहाँ पे पहुंचे भाई, हाँ। तो 12 भी बोला है ये इवन नंबर बनाता है और कार्बन एटम एट द एनोड, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है हो जाए, ठीक है। तो ही जानने वाली बात नहीं है, बस तुम्हें मेन चीज़ मैंने जो जो बताया वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम एट कैथोड। हाँ बोला मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, वाई, 12 इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्यों मीथेन तो नहीं बना सकते। और वही चीज़ हमारा 12 के साथ साथ हमारा उल्ज रिएक्शन में भी हो रहा, क्योंकि भैया ये ऑड नहीं बनाता, ये इवन बनाता है। दोनों की बात बताया जाए, देख लो यहाँ पे लिख दिया है दिस, जैसे 12 इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम बनाता है, इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम, ये आंसर दे दिया है ऊपर ही। और यहाँ पे भी देख लो, जब तुमने वोल्ज रिएक्शन इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम, तो भैया मीथेन कहाँ से बनेगा, मीथेन बनेगा ही नहीं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाए, एल्केन आर दी मोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मैंने बहुत सही समय खत्म किया कि नहीं। एल्केन आर दी मोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव द कोवैलेंट नेचर आर वेरी लो। अब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत कम होती है, वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। दे पॉसेस वीट वंडरवॉल फोर्स, जैसे जैसे वो फोर्सेज होते हैं वंडरवॉल, और ड्यू टू अ वीट फोर्स द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द C1 to C4 आर गैसेज। देखो C1 से लेते, देखो जो ऊपर से जितने भी हमारे गैसेज होते हैं वो हमारे गैस होते हैं, तो मतलब C1 से लेते C4, मतलब कार्बन फर्स्ट से लेते कार्बन 4 तक तो हमारे गैसेज होते हैं। 5 से 17 से लेते हमारे लिक्विड होते हैं, और बाकी सब ऊपर सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड एट 298 केल्विन। जो एल्केन होता है वो हमारा कलर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉल्युबिलिटी
ऑफ द एल्केन वाटर बेस्ड अपॉन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्केन। अब बोले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में तुम क्या सोचते हो भैया? सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी एक ही बराबर होता है, मतलब अगर बात कर दी जाए सॉल्युबिलिटी भी इतनी लो होती है कि हाई होती है, बताया जाए। बताया जाए भाई, लो होती है, ठीक है। पेट्रोल इज द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल कितना मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन, एंड इट इज यूज्ड एज द फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। आगे ही स्टार्टिंग में ही पढ़े। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम आर यूज्ड एज द ड्राई क्लीनिंग। बड़ी बात यह है कि जब तुमने घरों वरों में देखता हो, जब सभी कपड़ों में ग्रीस लग जाता है तो हम पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोल आर आल्सो यूज्ड एज द ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ टू रिमूव ग्रीस से हटाने के लिए। तभी तभी तुम कपड़े में ग्रीस लग जाता है तो उसे हमें क्लीन करने के लिए हम पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रेसी सब्सटेंस। और इस वजह से तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि जो हमारा एल्केन होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो हमारा ग्रीस होता है वो पोलर होता है। जब नॉन पोलर और पोलर के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो हट जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाते जब हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है वो नॉन पोलर की वजह से घट जाती है, ठीक है। व्हाट डू यू करेक्ट इफ यू ग्रीस मिक्सचर टू हायर एल्केन के साथ। अब यही बता रहा है कि हायर एल्केन इट इज अ नॉन पोलर एंड हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो भैया नॉन पोलर है पहली चीज एल्केन, और जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, और जनरली ऑब्जर्व दैट इज द रिलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज सोलर पोलर। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट की बात कर दी जाए तो ये पोलर होते हैं, और जो हमारा एल्केन होता है वो नॉन पोलर होता है। और जब पोलर और नॉन पोलर की रिएक्शन हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा भैया? लाइट डिजॉल्व लाइट। मतलब अगर बात कर दिया जाए इसका मतलब पोलर पोलर तो बढ़ाता है, नॉन पोलर तो बढ़ाता है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर तो घटाता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो पोलर होता है, और हमारा जो एल्केन होता है वो नॉन पोलर, और पोलर नॉन पोलर में रिएक्शन हो जाए तो ये हमारी स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी कम कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट एल्केन आदि इतना इट इज अ क्लियर कट देयर इज अ स्टडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। दिस इज ड्यू टू अ फैट इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज। ये हर जगह नहीं होता। अभी देखो ये बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोले हैं, ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल VW वंडरवाल फोर्स। लेकिन भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाए तो उतना ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए तो ऑलरेडी मेंशन ऑफ द इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन मतलब क्या हो जाएगा भैया, हेलोजिनेशन क्या हो जाएगा भैया, हेलोजन का जुड़ना। तो भैया CH4 मीथेन में Cl2 जोड़ देंगे तो हमारा क्लोरोमीथेन बन जाएगा और एक HCl निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा पूरा है। कितना बचा है देखें एक बार, 3 बचा हैं, और कितना टाइम हो गया। चलो अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी है इसका, केमिकल प्रॉपर्टी बचे हैं तो ठीक है, मैं अगले वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए देखते रहिए। सत श्री अकाल। तो भैया एल्केन का कल ये लास्ट खत्म हो जाए और एल्केन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले बस ये मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं पढ़ाऊँगा लेक्चर लूँगा उससे पहले आप NCERT जाके पढ़ लेना, जिससे कि आप तो और अच्छे से समझ में आ जाए। टाटा बाय बाय सी यू। बने रहिए, ऐसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक फॉर टू ऑल, डेट फॉर टू ऑल, थैंक यू।